नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आएँ, सेशन को शेयर करें, जुड़ें अपने परिवार एग्जामपुर के साथ। हम लोग यहां पर बेहतरीन टेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों को भैया यहाँ पर अध्यायवार मॉक टेस्ट कराऊँगा। अध्यायवार मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग बेटा इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें टॉप क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ। टॉप 15-20 क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ डेली आप लोगों के लिए। तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग जी? रीवा पांडे जी, शिवाजी, अनिमेश राज जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। हाँ जी, जिन मित्रों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी मित्रों को दिल से प्रणाम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं। लिखा है भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, वो 1 की जगह 2 ही डाला हो। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर रहेगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भैया, आप लोग बता देंगे कि सर पहले जो थे प्रथम कौन थे बेटा? तो आप लोग बताएंगे सर प्रथम सुकुमार सेन थे। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन थे। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, सुकुमार सेन साहब थे। इनको हटाने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया था। पूछा जाता है किस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया, तो आप लोग कह देंगे सुकुमार सेन थे। यहाँ पर पूछा है सेकंड कौन थे, दूसरे कौन थे, तो आप लोग बताएंगे सर केवी सुंदरम थे। कौन थे? केवी सुंदरम थे। एसपी ये भैया तीसरे थे, और ये बेटा कौन थे? ये भैया हम लोग बता देंगे, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे थे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है जी? ये चौथे नहीं थे, ये 5वें थे। क्यों 5वें थे? चौथे नंबर के थे नागेंद्र सिंह। कौन थे बेटा चौथे नंबर पर? नागेंद्र सिंह थे। क्लियर? नागेंद्र सिंह। तो आप लोग भैया ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरे थे केवी सुंदरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा जुकाम हो गया है। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? जवाब दीजिए। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव। इसका क्या आंसर होगा? जब हम कभी बात करें किसी राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वो कौन होता है? तो भैया एक बार शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर रहेगा? बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, शानदार जवाब दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सर आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन होगा। तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा, राज्य की बात कर रहा हूं, राज्यपाल के द्वारा बेटा किसको? महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा। अगर हम देश की बात करते तो देश में भैया महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी। कौन होगा बेटा? महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 में होता है। किस में होता है? 76 में होता है। तो यहाँ पर महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, बताइएगा भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? कौन सा राज्य है जिसमें कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? इसका क्या आंसर होगा? हाँ जी, देखिए आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मॉक टेस्ट चल रहा है, मैंने थ्योरी भी बहुत कराई है, अभी आप लोगों के लिए थ्योरी स्टार्ट और होगी। तो आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी इसके जवाब दीजिएगा, क्या इसका आंसर है। अगर मैं बात करूं भैया उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी।
तो आप लोग कद बता देंगे सुचेता कृपलानी। और बेटा यहाँ पर कौन बनी थी, मायावती जी। तो यहाँ पर तो 2 हो गई, मायावती। क्लियर है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ जयललिता बन चुकी हैं। कौन, जयललिता। तो आप लोग कहेंगे सर जयललिता बनी है, जयललिता। क्लियर। और एक और बनी थी, कौन थी बेटा, एक और बनी थी, राजस्थान में बनी है, वसुंधरा राजे बनी थी, वसुंधरा। कौन बेटा, वसुंधरा राजे। तो आप लोग कह देंगे वसुंधरा राजे। लेकिन महाराष्ट्र में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। डी इसका आंसर होगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन होगा। तो आप लोग भैया अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहिए। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका क्या जवाब होगा, बताएंगे जल्दी से कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जल्दी जल्दी बताइए। पूछ रहा भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार भारत सरकार का। और हम लोगों ने बात की थी कि जब किसी एक आम आदमी को कानून नहीं आता है तो वो अपने लिए एक वकील हायर करता है। सेम उसी प्रकार से भैया हम कह सकते हैं कि सरकार भी अपने लिए कानूनी सलाहकार के रूप में महान्यायवादी को अपॉइंट करती है आर्टिकल 76 के तहत। देखिए आप लोग बेटा यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश गलत बता रहे हैं, इसका क्या होगा, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। ये देश के किसी भी विधिक न्यायालय की कार्रवाई में हिस्सा लेगा। देखो दोस्तों, कोई भी न्यायालय हो देश का जो विधिक है, वहां पर ये सुनवाई करने का अधिकार रखता है। क्लियर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में होती है। किसमें, 148 में। 124 में मुख्य न्यायाधीश है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता देंगे। ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि रट गया होगा। अगर इसका किसी ने गलत जवाब दिया ना, तो यकीन मानना कि उसकी तैयारी 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर है। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। हाँ जी, बहुत जल्दी आपकी क्लास लगने वाली है, मैथ वाली जो कह रहे हैं मित्र, आपकी क्लास होती भी है। बताइए औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम की गई थी। देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले हुई थी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट। आप लोगों को याद है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से। फिर 1935 का जो एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय, कौन सा, संघीय न्यायालय बनाया गया। कौन सा न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया था। क्लियर है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि 1935 के माध्यम से बनाया गया। किसके, 1935 के माध्यम से। और ये कहां पर बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया। कहां, दिल्ली में। इसमें कुल जजों की संख्या कितनी थी, 1+7 हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। 1909 में मिंटो, इसको हम कहेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 था, और मिंटो मार्ले 1909 था। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में की गई थी, और 1919 के माध्यम से जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया, और इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया, डीआरकी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। बताइए जल्दी से कि ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। जल्दी से बताइए कौन से हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा लोकसभा में बोल सकते हैं। ये तो आंसर ही इसमें दे दिया, गड़बड़ टाइप कर दी। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बोल सकते हैं, बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर वे मंत्री
जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, यहाँ पर भैया होना चाहिए था वे मंत्री कौन होंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य होते हुए जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोलते हैं तो वो मंत्री होते हैं। मान लीजिए मंत्री जो होगा वो भैया राज्यसभा लोकसभा में, मंत्री तो किसी को भी बनाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो। क्लियर। अब बात ये है कि राज्यसभा में केवल राज्यसभा के सदस्य बोलते हैं, लोकसभा में केवल लोकसभा के सदस्य बोलते हैं। लेकिन यदि कोई राज्यसभा का व्यक्ति ये सदस्य है और वो मंत्री बनाया गया है तो उस मंत्री को लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में बोलने का अधिकार होता है। इसका डी आंसर होगा। क्या होगा इसका? डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के स्क्रीन पर। जवाब दीजिए जरा, जवाब दीजिए कि लॉ 1919 के किस द्वारा काल में लागू किया गया। किसके काल में लागू किया गया था? चेम्सफोर्ड सुधार कानून है, ये वाला पूछा गया है। कौन? विलियम बेंटिंग है, मॉन्टेग्यू है, बेंटिंग है? तो हम लोग कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में इनके द्वारा यहां पर लागू किया गया। ठीक है, रोल एक्ट। इसमें क्या था भैया? ये मार्च 1919 में। कब? मार्च 1919 में लागू हुआ। इसे काला कानून किसने कहा? काला कानून किसने कहा? तो आप लोग कहेंगे गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। क्यों कहा? कि इसमें ना तो कोई अपील थी, ना कोई वकील था, ना कोई दलील थी। सीधा पुलिस उठाती थी, क्रांतिकारियों को जेल में डाल दी थी और हैप्पी बर्थडे मनाती थी। तो इसका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून, या हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसके बाद है वो। ठीक है जी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। चेम्सफोर्ड सुधार कानून ये भी 1919 में आया था, जिस समय ये वायसराय थे। मिंटो मार्ले की मैं बात करूं 1909 में मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की आज़ादी मिल गई थी। विलियम बेंटिक की मैं बात करूं, ये 1833 में हम देश के गवर्नर जनरल बने, भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो आप लोग याद रखना गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के तहत बने थे? तो विलियम बेंटिक 1833 के तहत बने। लॉर्ड विलियम पूरा नाम इनका नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर रखे हैं, बहुत बार किए होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी कई बार किए होंगे। जल्दी जल्दी बताइए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित करवाया था? लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन आप लोगों को याद है कि 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया। स्थानीय स्वशासन का इन्होंने विकेंद्रीकरण किया था, इसीलिए इन्हें भैया भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्होंने भैया 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था, और आप लोगों को ये ध्यान होगा इन्हीं के द्वारा भैया बंगाल का विभाजन किया गया था। किसका? बंगाल का विभाजन किया गया था। क्या किया गया? विभाजन किया गया 1905 में। कब किया गया? 1905 में। कब घोषणा की थी? तो आप लोग जानते हैं 20 जुलाई 1905 को घोषणा हो जाती है। और बेटा ये 16 अक्टूबर 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। लॉर्ड लिट्टन की अगर आप लोगों को याद होगा कि 1877 में इन्होंने भैया प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अब याद होगा आप लोगों को 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, जिसके माध्यम से भैया अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। 1879 में इन्होंने भैया लाइसेंस कानून बनाया था। क्या किया था? लाइसेंस कानून बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? जल्दी से बताइए कौन सी घटना नहीं घटी थी। बंगाल का विभाजन आप लोगों को याद है कि 1905 में हुआ। 1905 में पुरातत्व विभाग की स्थापना आप लोगों को याद है। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराई गई थी। दिल्ली दरबार
द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, 1911 में तृतीय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो आप लोग कहेंगे ये तो 1885 में हुआ था, और उस समय भैया लॉर्ड कर्जन भारत में नहीं आया था, इस समय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। क्लियर है जी? कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आप लोग कर लेंगे बच्चा इसको? बताइए जल्दी से, या नहीं कर पाएंगे? किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है? 11वां प्रश्न है, लिखा है भारत के राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त के प्रणाली के रूप में शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त 1793, याद है जी? 1793 में क्या हुआ था? 1793 में स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया। स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब बात यह है कि भैया इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो आप लोग बता देंगे सर, आप लोग बताएंगे कर्नल रीड ने इसकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन कर्नल रीड इसको सही से नहीं चला पाए, तो भैया कॉर्नवालिस ने इसकी स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी भैया भारत 1848 में आया, 1856 तक भारत में रहा। इसने बहुत अच्छे काम भी किए और बहुत गड़बड़ भी की। लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कहाँ का? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है जी, प्रथम गवर्नर जनरल बना था। क्लियर है? तो आप लोग बता देंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना था ये। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। देखिए अधिकतम, अभी की बात करते हैं हम, अधिकतम की बात करते हैं, ये तो मैंने बहुत बताया है। और वर्तमान की बात कर लेते हैं। किसकी? वर्तमान की। अधिकतम सीटों की संख्या में हम लोग यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं? तो आप लोग बताएंगे 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित राज्यों से। कहां से? केंद्र शासित राज्यों से। क्लियर? अब वर्तमान में है कितनी? 545 है। कितनी है? 545। राज्यों से कितनी होंगी? राज्यों से बेटा आप लोग बताएंगे सर 524 हो गई। आप कहेंगे सर 530 थी, 6 सीटें कहाँ चली गई? तो जो जम्मू कश्मीर था ना, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर बेटा अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है। ये क्या बन चुका है? केंद्र शासित राज्य बन चुका है। तो आप लोग बताएंगे केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर से 5 सीटें, और इसी से बना है एक लद्दाख। कौन सा बना है? लद्दाख। 1 सीट है लद्दाख से, तो 6 सीट हो गई, 6 कम कर दी। अब यहाँ पर बात करें केंद्र शासित राज्य की, केंद्र शासित राज्य की, तो बेटा 13 तो ये पहले ही थी, अब 6 और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 19। कितनी हो गई बेटा? 19। अब मुझे ये बताइए किसी को यहाँ तक कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? एक बार आप लोग ये लिख लीजिए, एक बार आप लोग लिख लीजिए भैया, और मुझे बता जरूर देना कि हाँ सर हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बता दीजिएगा किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गैर धन विधेयक संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? यदि कोई धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, ठीक है जी, यदि कोई धन विधेयक नहीं है तो भैया क्या होगा? किसी कोई साधारण विधेयक है तो उसके लिए सदन लोकसभा में 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। ठीक है जी, कितने वाचन होंगे? 3 वाचन होंगे बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम आएंगे किस पे? ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं 14 पे। किस पे आते हैं बेटा? 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लिखा हुआ है हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? देखिए हाउस ऑफ द पीपल यानी कि इसको लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया। राज्यसभा का नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था, जिसे 23 अगस्त 1954 में राज्यसभा कर दिया गया। ये तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए। ठीक है जी, चलिए
बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर चलें। लिखा है, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? जल्दी से बताइए, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है एक व्यक्ति और एक मत? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका क्या आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए भैया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब है आप लोगों का, शानदार जवाब है बेटा। तो आप लोग कहेंगे सर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। यहां पर आप लोग बेटा याद रखना, किसके द्वारा? चलिए, किसके द्वारा? हाँ जी, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई, जिसमें बेटा क्या किया गया था? तो आप लोग कहेंगे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। कैबिनेट के सदस्य जो मंत्रिमंडल के, जो कैबिनेट होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको शामिल कर लिया है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य लिखा है, वरना ये गलत है। कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनको सभी राज्य और केंद्र शासित मंडल के मंत्री नहीं होते, केवल राज्य हैं उनके सभी मुख्यमंत्री होते हैं। जो उपराज्य हैं, जैसे कि जो संघ राज्य हैं उनके प्रशासक या उपराज्यपाल को शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जल्दी जल्दी बताइए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो आप लोग कहेंगे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC के जो हेड होते हैं वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। आज के तो वास्तव में सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी क्षेत्र या अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार? मूल्य, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तब हमने वहां पर बात की थी कि भैया इसको अनुच्छेद 131, 132, 133, 134, ये सारी बात हम लोगों ने की थी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए यह इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए भैया। तो हम करेंगे डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। ओरिजिनल जुरिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, अपीलेंट की बात कर रहे हैं और भैया एडवाइजरी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। एडवाइजरी आर्टिकल 143 में, अनुच्छेद 143 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 143 में। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर, इसका क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर लिखा है अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? अंतिम अपीलीय न्यायालय की बात हो रही है। जब हम कभी भी सत्र न्यायालय से कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट अंतिम होता है। यदि किसी को फांसी है तो उसके लिए हम दया याचिका लगा सकते हैं राष्ट्रपति के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर होगा। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है आज के, और आप लोग बहुत बढ़िया से जवाब दिए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का गार्जियन, अभिरक्षक, बॉडीगार्ड, संरक्षक। मैंने बहुत बार इसे आपको बताया था। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे बेटा। तो आप लोग कहेंगे सर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में है नहीं, तो हम यहां पर करेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। चलिए, ये आज टॉप 20 क्वेश्चंस थे आपके। एक होमवर्क में दे देता हूं मैं, ये होमवर्क में दे देता हूं, इसका आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। और आप लोग भैया जवाब नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता।
आप लोग जवाब दीजिए करिए, दिया करिए। होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ूंगा। तो आप लोगों का धन्यवाद तहे दिल से कि आज आप लोगों ने क्लास बहुत अच्छी बनाई, उसके लिए दिल से थैंक यू। और सभी ने सही जवाब दिए, ठीक है। और अभी आपके भैया वैभव सर की भी क्लास होनी है, ठीक है। तो आप लोग जाना नहीं कहीं भी, बहुत शानदार क्लास होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।